एक गरीब माँ की झोपड़ी में 5 बेटे तो समा जाते हैं, लेकिन 5 बेटों के बंगले में एक माँ नहीं समाती। जिस घर में माँ की कद्र नहीं होती, उस घर में कभी बरकत नहीं होती। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, उसी घर में भगवान बसते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी है हमारी मेरी जंग। बेटे बहू बस अपना स्वार्थ देखते हैं। मोहिनी, यह देखो क्या है। राजीव खुशी से झूमते हुए आया और अपनी पत्नी मोहिनी के हाथों में एक कागज थमाते हुए बोला। मोहिनी, जो घर ही से ही ऑफिस का काम करती थी, लैपटॉप से अपनी उंगलियों को हटाते हुए उसने कागज हाथ में लिया और खुशी से बोली, राजीव, तुम्हारा विदेश जाने का सपना पूरा हो गया। तुम्हारी नौकरी विदेश में लग गई। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। राजीव, कब जाना है हमें? राजीव बोला, बस 1 महीने के अंदर। तुम अभी से जाने की तैयारियां शुरू कर दो। मोहिनी, जिस कंपनी में मेरी जॉब लगी है, वह लोग मुझे रहने को घर, गाड़ी सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। मोहिनी, अब देखना हमारा लाइफ स्टाइल ही बदल जाएगा। वहाँ जाकर मैं जो सपना कई महीनों से देख रहा था, वह साकार हो जाएगा। मैं नहीं जानता था, मोहिनी बोली। राजीव, तुम कई महीनों से विदेश में नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे। आज तुम्हारी कोशिश रंग लाई। मैं बहुत खुश हूँ। वैसे भी मुंबई की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी से हम थक चुके थे। राजीव, मैं जानती हूँ, रोज सुबह जल्दी उठकर ऑफिस के लिए ट्रेन पकड़ो और फिर वापस भीड़ भाड़ वाली ट्रेन से रात को घर आओ। वहाँ तो कंपनी वाले घर के साथ गाड़ी भी दे रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। राजीव बोला, हाँ मोहिनी, आज मेरी कोशिश रंग ले आई और तुम्हारी नौकरी तो घर से ही है, इसलिए तुम्हारी नौकरी पर भी कोई आंच नहीं आएगी। राजीव बोला, बस मोहिनी, अब भविष्य के सुनहरे सपने देखो। हमारा बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अब किसी चीज की कमी नहीं होगी। हमें स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा हमारा, वह अलग। मोहिनी बोली, राजीव, हम एक बात तो भूल ही गए। क्या तुम्हारी माँ को भी हमें विदेश ले जाना होगा? वे क्या करेगी इस उम्र में विदेश आकर? मैं तो कह देती हूँ राजीव, अब कम से कम वहाँ मुझे इनके साथ नहीं रहना। वहाँ हम अपनी अकेले जिंदगी बसर करेंगे। यहाँ भी हम इनकी वजह से कम पार्टीज कर पाते हैं। अब वहाँ भी यह होगी तो हमारी आज़ादी में खलल पड़ जाएगा। राजीव बोला, मोहिनी, माँ मेरे साथ रह रही है, तो मुझे उनके जाने से पहले पूछना पड़ेगा कि उनकी मर्जी। अगर वह आने के लिए हाँ कह देती है तो हो सकता है हम उन्हें भी ले जाना पड़े। मोहिनी बोली, तुम्हारा भाई आनंद भी तो यही है। तुम उसे क्यों नहीं कह देते कि वह आकर तुम्हारी माँ को उसके साथ ले जाए? अब हम क्या तुम्हारी माँ को भी विदेश ले जाएंगे? कौशल्या जी कुछ काम से राजीव के कमरे में ही जा रही थी कि उनके कानों में मोहिनी और राजीव के यह शब्द पड़ गए। राजीव बोला, मोहिनी, वैसे भी विदेश में काम वाली बाइयाँ नहीं मिलती। अगर मेरी माँ साथ आ जाएगी तो तुम्हें ही तो इसका फायदा मिलेगा। तुम्हें वैसे भी घर से ऑफिस का काम करना होता है, तो तुम घर का काम अकेले कैसे मैनेज कर पाओगी? अगर माँ वहाँ साथ होगी तो डस्टिंग, बर्तन धोना और 2-3 समय का खाना, इतना तो कर ही देगी। मोहिनी बोली, हाँ पतिदेव, यह आइडिया तो अच्छा है। वैसे भी तुम्हारी माँ सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, मगर वहाँ इन्हें ले जाकर यह फायदा उठाया जा सकता है। और वहाँ सभी अपने अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि बाहर जाकर तुम्हारी माँ किसी से हमारी क्या ही शिकायत कर पाएगी। हमें वैसे उनकी वहाँ काम करने के लिए जरूरत तो पड़ेगी। कौशल्या जी सब सुन चुकी थी, फिर भी वे यही जताते हुए कमरे में पहुंची जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। राजीव बोला, माँ मेरी नौकरी विदेश में लग गई है। 1 महीने के अंदर हमें वहाँ जाना होगा। क्या अब भी हमारे साथ विदेश चलेगी? माँ प्लीज ना बताए मत कहिएगा।
आपके बेटे को आज इतनी बड़ी तरक्की हासिल हुई है, ऐसे में आने के लिए हाँ कहकर आप मुझे उपहार देगी, मैं यह समझूंगा। पीछे से मोहिनी भी बोली, हाँ माँ, ना मत कहिएगा, आप साथ चलेगी तो हमें अच्छा महसूस होगा और इसी बहाने आप भी तो विदेश देख लेगी। कौशल्या जी बोली, नहीं बेटा, मैं विदेश आकर क्या करूंगी, यहाँ कम से कम पास पड़ोस वाले रिश्तेदार तो हैं जिनसे दो घड़ी बतियाकर आत्मा को शांति मिलती है, वहाँ तो अकेली ही हो जाऊंगी। फिर भी राजीव और मोहिनी ने अपने स्वार्थ की खातिर कौशल्या जी से विदेश चलने के लिए बहुत जिद की, मगर कौशल्या जी भी तो जान चुकी थी बेटा बहू उन्हें अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ले जाना चाहती है, वरना इस बुढ़िया से किसी को कोई लगाव नहीं है। कौशल्या जी वैसे भी अपना यह घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और अब वह तो उन दोनों की बातें सुनकर तो बिल्कुल भी नहीं। वह बोली, तुम लोग जाओ, मैं यहीं रह लूंगी। इस घर के साथ बहुत यादें जुड़ी थी कौशल्या जी की। इसी घर में पहली बार दुल्हन बनकर आई थी कौशल्या जी। पति नरेंद्र जी बहुत प्यार करते थे कौशल्या जी से। सासू माँ विमला देवी गुस्सेल स्वभाव की थी। कुछ भी काम समय पर ना हो तो उनका रेडियो शुरू हो जाता, गुस्से में बहुत बड़बड़ करती थी विमला जी, मगर कौशल्या जी को अब आदत हो गई थी। शुरुआत में उन्हें थोड़ा बुरा लगता था, मगर हम किसी का व्यवहार तो नहीं बदल सकते ना, यही सोचकर वह कुछ नहीं कहती थी। दोनों बेटे राजीव और आनंद के पालन पोषण में कौशल्या जी का काम समय पर कभी नहीं हो पाता था। उस दौर में सासें काम वाली बाई नहीं रखने देती थी, जिस वजह से सारा काम कौशल्या जी हाथ से ही करती और उसमें दो बच्चों को भी संभालती। विमला देवी हमेशा कौशल्या जी पर ताने कसती, मगर कौशल्या जी उफ तक ना करती। कौशल्या जी जानती थी सास का स्वभाव कैसा भी हो, पति नरेंद्र जी तो बहुत अच्छे हैं। एक बार तो विमला देवी इतने गुस्से में आ गई थी कि उन्होंने कौशल्या जी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ तक उठा लिया था। उतने में नरेंद्र जी बीच में आ गए और बोले, माँ, हम दोनों आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए आपको कभी कुछ कहते नहीं, मगर हाथ उठाना यह बहुत ज़्यादा हो गया माँ। कौशल्या ने कभी आज तक आपके लिए बुरा भला नहीं कहा, बल्कि आपके इतने ताने सुनकर भी आपकी सेवा ही की है। आइंदा से आप हाथ उठाने की गलती मत करिएगा। कौशल्या सहमी सी खड़ी थी। उस जमाने में बहुएं कहाँ बोल पाती थी सास के सामने, और जानती थी बोलकर भी कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा सास और गुस्से में आ जाएगी। रात को नरेंद्र जी ने कौशल्या से अपनी माँ के लिए किए गए बर्ताव पर माफी मांगी थी। तब कौशल्या जी ने बड़े प्यार से बोली थी, अरे आप क्यों माफी मांग रही है, माँ जी तो अब बूढ़ी हो गई है, उनके मुंह से जो आएगा बोल देती हैं, और आज अगर हाथ उठा भी लेती तो भी मैं उन्हें अपनी माँ समझकर माफ कर देती। नरेंद्र जी ने कौशल्या को बाहों में भर लिया था और बोले थे, तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर मैं निहाल हो गया कौशल्या। जिंदगी सुखमयी बीत ही रही थी कि अचानक नरेंद्र जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। कौशल्या जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट गया। वह सदमे में आ गई। इतना प्यार करने वाला पति जब अपनी पत्नी को छोड़कर जाए तो कैसा महसूस होता है, यह बस कौशल्या जी ही जानती है। नरेंद्र जी कौशल्या जी से इतना प्यार करते थे कि कौशल्या के कहने पर भी उसे कभी नौकरी नहीं करने दी थी। कौशल्या जी कहती, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे टीचर का जॉब आराम से मिल जाएगा, मगर नरेंद्र जी नहीं चाहते थे कि उनके होते हुए उनकी पत्नी बाहर जाए। नरेंद्र जी कहते हुए, बाहर जाकर नौकरी करने की क्या जरूरत है, क्या मेरी कमाई से घर खर्च नहीं चल रहा है, क्या हमारा अच्छे से पूरा नहीं होता है। मगर नरेंद्र जी की मौत के बाद दो छोटे बच्चे और सास विमला देवी, सबकी जिम्मेदारी अब अकेली कौशल्या जी के सिर पर आ पड़ी थी। मायके में भाभियों ने भी कभी अपने पतियों को कौशल्या जी की मदद नहीं करने दी। मायके में जब तक कौशल्या जी की माँ जिंदा थी, तीनों भाई भी कौशल्या कौशल्या करते, मगर माँ के जाने के बाद किसी भाई को कुछ नहीं पड़ी थी।
कोई भाई छोटे बच्चों के लिए भी कुछ करने को तैयार ना हुआ। सब अपनी अपनी में लग चुके थे। उनकी एक विधवा बहन और उसके दो बच्चे भी है। यह तो उनके भाई भूल ही चुके थे, लेकिन कौशल्या जी कभी भी उनसे शिकायत के दो शब्द ना बोलती थी। नरेंद्र जी के साथ काम करने वाले उनके खास दोस्त दिनेश जी हर महीने के अंत में ऑफिस से आकर मुझे कुछ पैसे दे जाते, मगर सास विमला देवी ने अपनी बहू और नरेंद्र जी के दोस्त दिनेश जी पर गलत आरोप लगा दिया, जिससे दिनेश जी ने घर आना बंद कर दिया। और इस झूठे आरोप से कौशल्या जी पूरी तरह टूट चुकी थी। दरअसल नरेंद्र जी बहुत अच्छी पोस्ट पर कार्यरत थे। उनके ऑफिस में सबने मिलकर नरेंद्र जी के घर वालों को हर महीने के अंत में रुपए देने की सोची थी। वही रुपये महीने के अंत में नरेंद्र जी के दोस्त दिनेश जी घर आकर दे जाते, मगर विमला देवी ने इसे गलत तरीके से ले लिया और उन पर तरह तरह के आरोप लगा डाले। कौशल्या जी की सास विमला जी के बेटे की मृत्यु हो जाने के बाद बहू पर शक करने लगी थी, जिस वजह से नरेंद्र जी के ऑफिस से जो पैसे आते थे वे भी बंद हो गए थे। जिंदगी की है जंग कौशल्या जी को अब अकेले ही लड़नी थी। कौशल्या जी ने हार नहीं मानी। दुखों का पहाड़ सिर पर लिए वह आगे बढ़ती गई। दो बेटे राजीव और आनंद के थोड़े बड़े होने पर कौशल्या जी ने घर में बच्चों के ट्यूशन लेने शुरू कर दिए। आनंद और राजीव पढ़ने में बहुत होशियार थे, जिससे उनकी कक्षा के ज़्यादातर बच्चे कौशल्या जी के पास ही पढ़ने आते। इस तरह घर का गुजारा अच्छे से चल जाता। वक्त के साथ विमला देवी ने भी प्राण त्याग दिए। राजीव और आनंद पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी में लग गई। कौशल्या जी की बूढ़ी हड्डियां अब जवाब देने लगी थी। दोनों बेटों ने माँ से ट्यूशन का काम जबरन छुड़वाया था। दोनों कहते थे, माँ हमारे होते हुए तुम्हें ट्यूशन लेने की क्या ज़रूरत, हम दोनों कमाते हैं, अब बस आप घर पर बैठकर आराम करो। राजीव ने अपने ऑफिस में साथ काम करने वाली मोहिनी को अपने लिए पसंद कर लिया था और आनंद के लिए कौशल्या जी ने एक लड़की पसंद की और दोनों बेटों की शादी करवा दी। आनंद की पत्नी रोहिणी आते ही अलग हो गई। उसे संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं था। वह तन्हा पसंद लड़की थी। उसे कोई भी बर्दाश्त नहीं होता था। आनंद की भी उसकी पत्नी के आगे कुछ न चली। रोहिणी रोज घर में झगड़े करने लगी थी। इसलिए कौशल्या जी खुद भी दोनों को रोककर घर की शांति भंग नहीं करना चाहती थी। थोड़े दिन आनंद और उसकी पत्नी के वियोग में कौशल्या जी बहुत उदास रही। बड़ा बेटा राजीव और उसकी पत्नी मोहिनी भी सिर्फ नाम के साथ में थे। वे दोनों दिन भर नौकरी में लगे रहते और शनिवार रविवार अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते या घूमने जाते। दोनों में से कोई भी कौशल्या जी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। कौशल्या जी पास पड़ोसी रिश्तेदारों से फोन पर थोड़ी देर बात कर लेती थी। बस बाकी घर में उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कौशल्या जी फिर से एक बार अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। उम्र के इस पड़ाव में आज नरेंद्र जी का साथ होते तो कितना अच्छा होता। कम से कम वक्त तो आसानी से निकल जाता। और एक सहारा जो हमेशा हिम्मत देता था, वो सहारा जो भी कभी मुझे उदासी में देख नहीं पाता था। पति पत्नी ही हमेशा वाले हमसफर होते हैं, नहीं तो हर रिश्ता साथ छोड़ता जाता है। यहाँ तक कि अपने खुद के बच्चे भी, अपनी खुद की औलाद भी अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। पति साथ होते तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता, मगर होने को कौन टाल सकता है। जब नसीब में ऐसा ही लिखा था तो कोई क्या कर सकता है। कौशल्या जी अकेले में खूब रोती और सोचती रहती, ना जाने भगवान और कितने इम्तिहान लेगा। जीवन हो गया कष्टों में जीते जीते, भगवान अब और सहा नहीं जाता। वह बस यही सोच सोच कर रोने लग जाती थी। छोटी बहू रोहिणी और बेटा आनंद अलग तो पहले ही हो चुके थे, मगर मोहिनी के पिताजी के गुजर जाने पर अब आनंद और उसकी पत्नी रोहिणी के मायके में ही आ बसे, क्योंकि रोहिणी अपनी माँ की इकलौती संतान थी।
और वह अपनी माँ को यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। राजीव और रोहिणी के विदेश जाने के दिन आ गया। वह कौशल्या जी से बोला, माँ कहे तो मैं आनंद और रोहिणी से आपको उनके साथ ले जाने की बात करता हूँ। कौशल्या जी बोली, राजीव तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम दोनों बेटों की अब अलग ही जिंदगी है, यह बात मैं जान चुकी हूँ। मैं तुम दोनों से किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ। जिंदगी हर कदम नए इम्तिहान लेती है। इस जंग को हमें अकेले ही लड़ना होता है और यह मेरी जंग है। जब आज तक इतनी जंग लड़ चुकी हूँ तो एक जंग और सही, मैं इसे अकेले ही लड़ लूंगी। वह दोनों सुनते रहे और कोई भी हाव भाव व्यक्त न कर हमेशा के लिए विदेश चले गए। राजीव के चले जाने के बाद आनंद और रोहिणी भी बस एक दो बार कौशल्या जी से मिलने आए थे, लेकिन कभी भी अपनी माँ को अकेला देख उन्हें दया न आती थी। जिस माँ ने इतने कष्टों में दोनों बेटों को पाला, आज वे दोनों बेटे ही अपने अपने स्वार्थ के लिए मुंह मोड़ गए। दो बेटे दो बहुओं होने के बाद भी कौशल्या जी की बुढ़ापे में सेवा करने वाला कोई नहीं है। कौशल्या जी अकेले में खूब रो लेती, अपने घर की दर दीवारें देखकर उन्हें करार न आता, अपने पति की तस्वीर लेकर बैठ जाती थी और घंटों घंटों उनसे बातें करती रहती थी और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि अगर बेटे बड़े होने के बाद अपनी माँ को यूं अकेला छोड़ जाती है तो भगवान किसी को बेटा ही ना दे। लेकिन माँ की दुआ से ही औलाद आगे बढ़ता है, उन्नति प्राप्त करता है। माँ की दुआ के बगैर तो इंसान बिन पानी भोजन सा है। दोनों बेटे अपनी माँ को दुख देकर दुख सुख नहीं भोग पाए। कोई ना कोई परेशानी दोनों बेटे बहुओं को घेर रखती थी, जिनसे उन्हें भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि माँ को अकेले छोड़ने का परिणाम हम भुगत रहे हैं। दोस्तों, जो बेटे उम्र के इस पड़ाव पर अपनी माँ को यूं अकेला छोड़ देते हैं, क्या उन्हें अपनी माँ की कुर्बानियाँ नहीं याद रहती होगी? कैसे उनकी माँ ने इतने कष्ट झेलकर उन्हें बड़ा किया, यह सब उन्हें याद नहीं रहता होगा। बेटे बहू बस अपना स्वार्थ देखते हैं। काश वे अपनी माँ के बारे में भी सोच लेते, जो माँ अपना हर पल अपने बच्चों को बड़ा करने में न्यौछावर कर देती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।